अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे रेनेसांस पीरियड को। रेनेसांस पीरियड एक ऐसा पीरियड है जिसे ना कि सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर वाले बल्कि बाकी लोग भी जानते हैं। और इसकी मेन वजह यह है कि रेनेसांस पीरियड ऐसा पीरियड था जिसके अंदर रिवाइवल हुआ था लर्निंग का, और बहुत सी चीज़ें फ्लरिश हुई थी, बहुत सी फील्ड्स में फ्लरिशमेंट आई थी, पॉजिटिव चेंजेस आई थी। और कहते हैं कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड और मिडीवियल इंग्लिश पीरियड, जो जिसे डार्क इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं, उसके बाद ये एक इनलाइटमेंट वाला पीरियड था। रेनेसांस पीरियड को एलिजाबेथन पीरियड भी कहते हैं और एज ऑफ शेक्सपियर भी कहते हैं। और इसकी वजह यह है कि एलिजाबेथन पीरियड इस वजह से कहते हैं क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ इस दौर में थी, और एज ऑफ शेक्सपियर इसलिए क्योंकि शेक्सपियर एक प्रोमिनेंट फिगर थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था इस एज के अंदर, तो इस वजह से इसे एज ऑफ शेक्सपियर भी कहते हैं। बेसिकली रेनेसांस का मीनिंग होता है रीबर्थ, और देखा जाए तो रेनेसांस पीरियड यानी कि 1500 से 1600 के दौरान वर्ल्ड की रीबर्थ हुई थी बहुत से वेज के अंदर। इसी वजह से 15th सेंचुरी को एज ऑफ एनलाइटमेंट भी कहते हैं। इस एज के दौरान इंग्लैंड बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गया था यूरोप के अंदर। रेनेसांस पीरियड के दौरान लोगों ने न्यू वेज ऑफ थिंकिंग एंड सीइंग डिस्कवर किए थे। इसी वजह से इस पीरियड को कहते हैं कि इनलाइटमेंट ऑफ ह्यूमन माइंड्स आफ्टर द डार्क एजेस। इसी एज के अंदर तुर्क्स ने इन्वेजन किया था कोकस, एक जगह का नाम है, एक रीजन है, वहाँ फतह हुई थी उन्हें और उन्होंने कब्जा कर लिया था उस इलाके पे। और फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल भी हुआ था, जिसकी वजह से ये हुआ था कि जितने भी ग्रीक स्कॉलर्स थे वो ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड हो गए थे, जो एक मेन रीज़न बना रिवाइवल ऑफ लर्निंग का 14 और 15 सेंचुरी के अंदर। और तब एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी जिसका इसेंस था कि मैन डिस्कवर्ड हिमसेल्फ एंड द यूनिवर्स। इंसान ने अपने आप को भी तलाश करना शुरू कर दिया था और यूनिवर्स को भी, जिसकी वजह से ऐसा हुआ था कि लोग मज़ीद अंधे नहीं थे या हकीकत से और न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ से ब्लाइंड नहीं थे। और कहा जाता है रेनेसांस पीरियड के बारे में कि रेनेसांस पीरियड की मिसाल इस तरह है जिस तरह एक अरसे से एक अंधे ने आंखें बंद की हुई थी और एकदम आंखें खोल दी तो उसे सब दिखाई देने लग गया। अब जैसे ही ग्रीक लिटरेचर का इसेंस आने लगा तो एक और बड़ा चेंज ये आया कि प्रिंटिंग प्रेस का काम शुरू हो गया। पहले जो किताबें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती थी, जो इस वजह से क्योंकि वो हैंड रिटन होती थी, उन्हें लिखने में भी टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता था, एनर्जी भी कंज्यूम होती थी। अब प्रिंटिंग प्रेस के आने से ऐसा हो गया था कि वो बुक्स इजीली दस्तयाब हो गई थी, और ऐसा होने लगा था कि मूविंग लाइब्रेरी स्टार्ट हो गई थी, स्ट्रीट्स तक, घरों तक बुक्स आती थी, जिसकी वजह से लोगों ने पढ़ने के अंदर तवज्जो दी और बहुत पॉजिटिव चेंज आया प्रिंटिंग प्रेस की वजह से। अगर रिवाइवल ऑफ लर्निंग के अलावा भी देखा जाए तो बहुत सी और फील्ड्स के अंदर भी डिस्कवरीज हुई थी। वास्को ड गामा ने ऑल अराउंड द वर्ल्ड अपना जर्नी कंप्लीट किया था। वास्को ड गामा एक पुर्तगीज एक्सप्लोरर थे। कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया था। कोपरनिकस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सोलर सिस्टम डिस्कवर किया था। और इतनी पॉजिटिव चेंजेस के बाद ऐसा लग रहा था कि वो जो डार्क एजेस हैं वो सब कुछ ख़त्म हो चुकी हैं और पीरियड ऑफ इनलाइटमेंट स्टार्ट हो चुका है। जितने भी लोग थे वो रियलिस्टिक हो गए थे, रियलिटी को पसंद करते थे, और कहा जाता है कि ट्रुथ उस दौर में एक ऐसी चीज़ थी जो अथॉरिटी थी, बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता था। इसके साथ साथ रिलीजन के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया था कि जब किंग हेनरी 8 आए थे तो उन्होंने चर्च और स्टेट को मिला दिया था, पॉलिटिक्स और रिलीजन दोनों को मिला दिया था, जिसकी वजह से बहुत से कन्फ्लिक्ट्स भी पैदा हुए थे। और यहाँ से कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट की एक किस्म का स्ट्राइक स्टार्ट हो गया था, क्योंकि कैथोलिक्स ऐसे थे जो कि अपने रिलीजन के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं चाहते थे, वो जैसे थे वैसे ही रहना चाहते थे, जबकि प्रोटेस्टेंट कैथोलिक्स की निस्बत में ज़्यादातर लिबरल थे और वो जो भी चेंजेस आती हैं उन्हें एक्सेप्ट कर रहे थे। तो देखा जाए रेनेसांस पीरियड के अंदर प्रोटेस्टेंट ज़्यादा गालिब थे, क्योंकि वो न्यू डिस्कवरी और हर चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे थे। और एक और पॉजिटिव चेंज इस पीरियड के अंदर ये भी आया था कि किंग और क्वीन एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह रह रहे थे। ह्यूमैनिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस था, और ये जितने भी फीचर्स हैं ये सारे इनके लिटरेचर के अंदर भी पाए जाते हैं। मैन कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ कंटेम्पलेशन, और ये थ्योरी स्टार्ट की थी इटली में डेंटन ने। अब ऐसा हुआ कि जब ह्यूमनिज्म आई तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि लोगों ने एक्सटर्नल यूनिवर्स ढूंढना स्टार्ट कर दी, अपने तक नहीं रहने लगे, ह्यूमैनिटी के थ्रू औरों का भी सोचने लगे। राइटर्स का भी थीम ह्यूमन बन गए, उनके प्रॉब्लम्स बन गए।
اب پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ پہلے جو ایجز ہوتی تھی اس کے اندر تھیمز ہوتے تھے، فرینڈشپ ہوتی تھی، سلوتھ، وکڈنس ہوتا تھا، لو ہوتا تھا. لیکن اس ایج کے اندر جو تھیم تھے وہ اس پہ بیس تھے کہ ایسی کون سی نیچر ہے ہیومن کی کہ وہ اور چیزوں سے الگ بناتی ہے، اسے یونیک بناتی ہے. اس ایج کے اندر لوگ آپٹمسٹک ہو گئے تھے، سب جینا چاہتے تھے، کھل کے جینا چاہتے تھے، ایک دوسرے کے لیے احساس رکھتے تھے، سینسٹیوٹی تھی، بیوٹی کو پریز کرتے تھے. اوور آل دیکھا جائے تو اس ایج کے اندر لوگوں کے اندر بہت سے پازیٹیو چینجز آئے تھے، ریوائول ہوا تھا لرننگ کا، فلرشمنٹ ہوئی تھی مائنڈ کی، سول کی، فیلڈز کی ڈیفرنٹ، بہت سی چیزیں ڈسکور ہوئی تھی، بہت سے منرلز ڈسکور ہوئے تھے. اور اس ایج کے اندر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ لٹریچر کے اندر ڈرامہ سب سے زیادہ ڈومیننٹ تھا. اور اگر ڈرامے کی بات کی جائے تو ڈرامہ کے اندر کرسٹوفر مارلو اور ولیم شیکسپیئر کا ورک بہت زیادہ فیمس تھا. اس کے علاوہ بھی بہت سے مائنر ڈراماٹسٹ تھے. ایلزابتھن ڈرامہ یا رینیسانس کا ڈرامہ بہت ہی ڈیپ ٹاپک ہے اور اس کے اندر بہت بڑے بڑے ڈراماٹسٹ ہیں، تو اس کے لیے ایک الگ ویڈیو بنانی پڑے گی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم ایلزابتھن ڈرامہ کو ڈسکس کریں گے، کرسٹوفر مارلو کو، ولیم شیکسپیئر کو اور مائنر ڈراماٹسٹ کو ڈسکور کریں گے، ڈسکس کریں گے. امید ہے آپ کو رینیسانس پیریڈ کی تھوڑی بہت سمجھ آ گئی ہوگی. اگر اس سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کے کویشچن ہیں آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.